तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर 2 फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का ये सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, उनके सिलेबस में है। तो जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर सीरीज में देख रहे थे कि 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे, सेम इस वीडियो में भी हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को डिस्कस करना। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, if 120 coulomb of charge passes through an electric conductor in 60 seconds, the current in the conductor is। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक 120 कूलाम का चार्ज पास कर रहा है इलेक्ट्रिक कंडक्टर को 60 सेकेंड में, तो करंट क्या होगा? आई क्या होता है आपका Q बाई टी या dQ बाई dt। चार्ज आपका 120, टाइम आपका 60, जस्ट 2 एम्पियर। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका 2 एम्पियर। तो 1 का बी। क्वेश्चन 2, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव 120 कूलाम थ्रू 3 वोल्ट। तो 120 कूलाम चार्ज है आपका और 3 वोल्ट वोल्टेज दे रखा है। अब आपका पूछा है एनर्जी क्या होगा, तो सिंपल आप वर्क डन निकाल दो और वर्क डन इक्वल होगा एनर्जी के। देखो वर्क डन होगा आपका Q इंटू वी। Q कितना आपका 120 कूलाम, वोल्टेज 3 वोल्ट, विच इज मल्टीप्लाई करो आप 360 जूल, और यही वर्क डन आपका एनर्जी के इक्वल होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका 360 जूल्स। एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन जाउल्स होता है, बट ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, पीरियोडिक सिग्नल्स एक्चुअली एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू ए डेफिनेशन। तो अब इस क्वेश्चन का आप देखो फ्रेमिंग सही नहीं है, अकॉर्डिंग टू ए डेफिनेशन। अब डेफिनेशन तो इसने बताया नहीं है क्या है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसकी फ्रेमिंग सही नहीं है। तो क्योंकि ये एक्चुअली ये लोकल बुक्स होती हैं, तो क्वेश्चन तो हालांकि कुछ कुछ काफ़ी अच्छे हैं, बट कुछ कुछ की फ्रेमिंग अच्छी सही तरह से नहीं होती है, तो उसको आप लीव कर सकते हो, उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन क्लियर हो, जो ढंग से पूछे, उसी को करना, ठीक है। तो इसलिए थर्ड क्वेश्चन को मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ। व्हाट इज द फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। और फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, तो देखो जैसे इसको मैं समझा देता हूँ फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है आपका। साइन का एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपकी साइन वेव है। ये ओमेगा टी एक्सिस आपकी, ये एम्पलीट्यूड, सपोज करो 1 - 1 मान लेते हैं, साइन टी। अब 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, साइन ओमेगा टी का लिख लो। तो अगर हम देखें, हम क्या कहते हैं कि साइन किसके बाद पीरियोडिक है? 2 पाई के बाद, ठीक है। 2 पाई इंटरवल के बाद पीरियोडिक है, तो हम कहते हैं इसका टाइम पीरियड 2 पाई। लेकिन साइन 4 पाई के बाद भी तो पीरियोडिक है। आप देखो 4 पाई के बाद कंटिन्यू करो आप इसको, देखो सेम। तो फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं इसका टाइम पीरियड जो है 2 पाई है, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ठीक है। तो 2 पाई के बाद देखो सेम वैल्यू, सेम साइन वेव आ रही है, वैसे ही 4 पाई के बाद भी तो सेम साइन वेव आ रही है। तो हम टाइम पीरियड इसका 4 पाई क्यों नहीं कहते, 2 पाई क्यों कहते हैं? तो एक्चुअली जो हम टाइम पीरियड डिफाइन करते हैं ना, वो फंडामेंटल टाइम पीरियड डिफाइन करते हैं, और इसकी डेफिनेशन होती है कि स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड के बाद जिसके बाद आपका वेव पीरियोडिक हो, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड होता है।
क्योंकि 4 पाई के बाद भी आप देखो पीरियोडिक है ही, बट ये स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड की बात हो रही है, इसलिए फंडामेंटल टाइम पीरियड की जो डिफिनेशन होता है, स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड आफ्टर विच ए फंक्शन इज पीरियोडिक, तो ये होता है आपका, इस वजह से हम साइन का फंडामेंटल टाइम पीरियड कहते हैं 2 पाई। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट था फंडामेंटल टाइम पीरियड का। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है, तो इसलिए मैं पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर आप क्वेश्चन पे आया करो, ठीक है। तो ये पढ़ने का तरीका भी रहता है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप थ्योरी पे जाओ, उसको समझो, उसके बाद फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो देखो व्हाट इज फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा, यहाँ पे टाइम स्किप कर दिया एक्चुअली। तो एवरी इंटरवल ऑफ पीरियोडिक सिग्नल गलत, एवरी इंटरवल ऑफ एन अपीरियोडिक सिग्नल गलत, द फर्स्ट इंटरवल ऑफ ए पीरियोडिक सिग्नल ये आप कह सकते हो, ठीक है। हालांकि जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है वो मैंने बता ही दिया आपको, बट यहाँ पे ये कह सकते हो। सो फोर्थ का आंसर सी। कमेंट ऑन द पीरियोडिसिटी ऑफ कांस्टेंट सिग्नल, तो कांस्टेंट सिग्नल के पीरियोडिसिटी के बारे में पूछा है और कहा है कि इसके बारे में आप बताएं, ठीक है, कांस्टेंट सिग्नल के बारे में। तो देखो इसमें थोड़ी थ्योरी है कि ये पीरियोडिक होता है कि नहीं पीरियोडिक होता है। जनरली कांस्टेंट सिग्नल या डीसी सिग्नल आप कह लो, ठीक है। तो अगर एग्जाम में कांस्टेंट की जगह डीसी भी आ जाए तो उसकी भी सेम ही एक्सप्लेनेशन होगी, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, तो ध्यान से समझना इसको। देखो ये आपका डीसी सिग्नल मान लो, कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2 वोल्ट। तो आप इसको क्या बोलोगे कि ये पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है। तो पीरियोडिक अगर आप बोलोगे इसको, तो आपको इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो अब अगर आप इसको देखो तो ये किस टाइम पीरियड, आप देखो अगर यहाँ से यहाँ तक अगर एक टाइम इंस्टेंट आप कंज्यूम करो T1, तो 0 से T1 तक ये कुछ ऐसा है, फिर T1 से T2 तक देखो फिर से रिपीट कर रहा है, फिर T2 से T3 देखो ये रिपीट कर रहा है। तो आप क्या कह सकते हो, T1 इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड है। लेकिन ये बात भी गलत होगी, क्योंकि आप देखो ये T1 से भी पहले रिपीट कर रहा है, ठीक है, T1 से भी पहले, तो इसका टाइम फंडामेंटल टाइम पीरियड काफी स्मॉल है, क्योंकि ये सेम आप देखो सिग्नल रिपीट करते जा रहा है, क्योंकि कांस्टेंट सिग्नल है, ठीक है, साइन तो ये है नहीं, तो इसका टाइम पीरियड काफी स्मॉल होगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो रही है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि ये सिग्नल अगर आप रिपीट कब कर रहा है, एक तो ये मैंने बताया, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सिग्नल आपका इनफाइनाइट टाइम बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये सिग्नल गया उसके इनफाइनाइट टाइम बाद फिर से ऐसा सिग्नल रिपीट कर रहा है। तो एक्चुअली जो भी कांस्टेंट सिग्नल आते हैं, जितने भी डीसी सिग्नल आते हैं, वो नॉट पीरियोडिक की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनका फंडामेंटल टाइम पीरियड हम बता नहीं सकते। जैसे साइन आपका पीरियोडिक है तो उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड होता है ना 2 पाई, लेकिन इसमें हम नहीं बता सकते, क्योंकि या तो इसका काफी स्मॉल है या तो हमें इनफाइनाइट कंसीडर करना पड़ रहा है। देखो आप अगर यहाँ, क्योंकि आप देखो सेम वैल्यू ही रिपीट होती जा रही है। ये 2 वोल्ट आपका देखो, तो सेम वैल्यू ही आपके रिपीट होते जा रही है, और काफी स्मॉल इंस्टेंट पर से ही रिपीट होना चालू कर रही है, ठीक है। आप कहोगे 0 से T1 तक हम मान लेते हैं उसके बाद रिपीट हो रहा है, तो नहीं, T1 से पहले भी रिपीट हो रहा है, देख लो। T1 से पहले भी कोई बोल सकता है रिपीट हो रहा है, अगर आप इसको कोई और इंस्टेंट मानो तो उससे पहले भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो या तो आप ऐसा कहो कि काफी स्मॉल होता है इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सिग्नल इनफाइनाइट टाइम के बाद रिपीट करेगा, ठीक है। एक बार ये पूरा सिग्नल को अगर एक हम मान लें, पूरी एक एंटिटी मान लें कि ये एक पूरी इसकी वेव है, तो ये नेक्स्ट कब रिपीट करेगी, तो इनफाइनाइट टाइम बाद करेगी। तो इसका क्योंकि हम फंडामेंटल टाइम पीरियड बता नहीं सकते, इस वजह से इसको नॉट पीरियोडिक सिग्नल की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट सिग्नल है, कांस्टेंट सिग्नल या डीसी सिग्नल करके भी ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ आइडियल करंट सोर्स दे हैव जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, लो वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये तो
ऑप्शन ही गलत है। लार्ज वैल्यू ऑफ करंट, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, तो करेक्ट आंसर इज डी, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस। सेवेंथ क्वेश्चन, इन ए नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर रजिस्टर, मतलब एक नेटवर्क है उसमें लीनियर रजिस्टर्स हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, इफ द वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स आर डबल देन वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो यही बताना है इस क्वेश्चन में। देखो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। इन ए नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर रेजिस्टर्स, मतलब रेजिस्टर्स है और एक आपका वोल्टेज सोर्स है, कुछ भी मान लो, 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स मान लो और क्या है, लीनियर रेजिस्टर्स है, तो मान लो 2 रजिस्टर थे सेम वैल्यू के, मान लो 1 ओम 1 ओम, ठीक है। इफ द वैल्यू, ठीक है ये था, तो अब वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर कितना होगा, चाहे वोल्टेज डिवीजन लगाओ या तो इक्वल रजिस्टर है तो वोल्टेज भी इक्वल डिवाइड होगी, 1 वोल्ट 1 वोल्ट, तभी केवीएल सेटिस्फाई करेगा आपका 1 वोल्ट, ठीक। अब नेक्स्ट लाइन में लिखा है, इफ द वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स आर डबल्ड, कि रजिस्टर की वैल्यू हमने दुगनी कर दी, वोल्टेज सोर्स वैसे ही रखा है, दुगनी कर दी, 2 ओम, ये भी 2 ओम। तो पूछा क्या है, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या होगा, हर एक रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, ठीक है, ये भी। तो सिंपल सी बात है, अगर आप वोल्टेज डिवाइडर से लगाओ, ठीक है ना, 2 इंटू 2/2 + 2, ठीक है, 2 इंटू 2, 2 + 2 4, 4 से 4 कैंसिल, 1, 1 वोल्ट यहाँ पे भी, 1 वोल्ट यहाँ पे भी। तो देखो वो रजिस्टर्स की वैल्यू हमने दुगनी कर दी, एक मिनट, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने दुगनी कर दी, तो क्या वोल्टेज पे कोई असर आया क्या, नहीं, वोल्टेज सेम था, तो आंसर रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। ए प्रैक्टिकल करंट सोर्स कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज, तो एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, a resistance in parallel with ideal current source, a resistance in series with ideal current source, या none of them है। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद, आइडियल की स्पेलिंग भी गलत लिखा है, आइडियल मतलब प्रिंटिंग में मिस्टेक है, आइडियल करंट सोर्स, ठीक है, वो आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में, करंट सोर्स के पैरेलल में। 9th क्वेश्चन, इन कॉमन मोड में क्या होता है, बोथ इनपुट आर ग्राउंडेड, द आउटपुट्स आर connected together, an identical signal appears on both input, या the output signal are in phase। तो देखो कॉमन मोड में क्या होता है, जो जनरली हम कॉमन मोड यूज करते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर में, कॉमन मोड का ही मतलब होता है कि जो दोनों इनपुट्स होते हैं ओप एम्प के, चाहे डिफरेंशियल एम्पलीफायर आप बीजेटी से बनाओ चाहे ओप एम्प से बनाओ, बोथ द इनपुट्स आर ग्राउंडेड। तो ये सारे क्वेश्चन थोड़े आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं आपके, बट बस एक बार देख के चले जाना, कुछ ज्यादा इसमें डिटेलिंग जानने की जरूरत नहीं है। द कॉमन मोड गेन इज, तो किसी भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर का कॉमन मोड गेन हम कोशिश करते हैं कि काफी कम रहे, ठीक है, तो जो सही आंसर होगा शुड बी ऑप्शन बी, वेरी लो। क्वेश्चन नंबर 11, द डिफरेंशियल गेन इज, अब देखो डिफरेंशियल गेन हम कोशिश करते हैं कि हाई रहे, ठीक है, तो जो डिफरेंशियल गेन शुड बी वेरी हाई, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। द इन्वर्टर इज, अब इन्वर्टर क्या होता है, सिंपल सी बात है, कौन सा गेट होता है, नॉट, नॉर, एंड या नन ऑफ दिस, तो जो इन्वर्टर होता है आपका नॉट गेट होता है, सिंपल सा है, क्योंकि आप, ये तो मैंने थ्योरी में भी बताया क्लास में, ये ए हुआ, यहाँ ए बार हो गया, ठीक है, इसी को इन्वर्टर कहते हैं, और कौन सा गेट लगा आपका, नॉट गेट।
1 मिनट वेट कर लेना, जरा स्क्रीन गायब हो गया। हाँ, नेक्स्ट। The inputs of a NAND gate are connected together. The resulting circuit is, तो input of NAND gate are connected together, तो ये पूछा है। अगर इनपुट ऑफ नैंड गेट हम लोग टुगेदर कनेक्ट कर दें, मतलब दोनों इनपुट को एक कॉमन कर दिए, तो वो कैसा सर्किट बनेगा, कौन सा गेट बनेगा? सिंपल सी बात है, वो इन्वर्टर की तरह काम करेगा। ये बात नॉट गेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन कौन से स्टेटमेंट है? The magnetic flux inside an existing coil is greater than its outside surface. The magnetic flux inside an exciting coil is same as on its outside surface. The magnetic flux inside an exciting coil is lower than its outside surface. The magnetic flux inside an exciting coil is 0. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, the magnetic flux inside and exciting coil is same as on its outside surface. The correct option is option B. तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपने फिजिक्स में इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ा होगा, तो इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूं मैं, बट जो करेक्ट आंसर है उसका बी, ऑप्शन बी। All the lines of magnetic flux on a coil produced by a uniform magnetic field are parallel and equidistant. तो ये स्टेटमेंट्स हैं कि जितने भी मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं ऑन ए कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स होती है कॉइल पे, वो प्रोड्यूस होती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द्वारा, वो पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस होता है। और ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, बोथ ए एंड बी या डी और नन ऑफ दिस। तो सिंपल सी बात है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स एक कॉइल प्रोड्यूस करता है, जो मैग्नेटिक लाइंस होती है, वो पैरेलल और इक्विडिस्टेंस होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। विच अपॉन द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर इम्पिडेंस? तो इनमें से कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन है इम्पिडेंस का? तो आप देखो, z इक्वल्स टू वाई, z इक्वल्स टू किसका पूछा है इसमें? इम्पिडेंस का, 1/y, z इक्वल्स टू वाई स्क्वायर या z इक्वल्स टू 1/y स्क्वायर। तो काफी सिंपल, इम्पिडेंस होता है 1/एडमिटेंस। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एडमिटेंस? ठीक है, एडमिटेंस का पूछा है, तो एडमिटेंस 1/इम्पिडेंस होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, दोनों सेम तरह के क्वेश्चन थे, इसमें इम्पिडेंस का पूछा था, इसमें एडमिटेंस का पूछा था। Which of the following is one of the criteria of selecting particular generator transformer? ठीक है, तो हालांकि इसमें क्राइटेरिया पूछा है, लेकिन इसमें जो है आपके ऑप्शन सही से फ्रेम नहीं किए हैं, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूँ। क्योंकि देखो, लो वोल्टेज या तो हाई वोल्टेज होगा या तो लो वोल्टेज होगा। अब लो HV वोल्टेज, लो LV करंट, तो ये ऑप्शन सही से फ्रेम नहीं है, इस वजह से इस क्वेश्चन को हटा देना, करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो एक ऑप्शन सही है इसमें वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये ऑप्शन भी सही फ्रेम है, ऑन लोड टैप चार्जर। बट क्योंकि इसमें क्लैरिटी इतनी मिल नहीं रही है, इसलिए इस क्वेश्चन को हटा दे रहा हूँ। जनरेटर ट्रांसफार्मर कैन अंडरगो सडन लोड चेंजेस, ट्रू, फॉल्स, बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दिस। तो जो करेक्ट आंसर होगा ट्रू, जनरेटर ट्रांसफार्मर सडन लोड चेंजेस होता है इसमें, ट्रू। Which of the following machine will be preferred to charge the batteries? तो बैटरी को चार्ज करने के लिए कौन सा मशीन्स होगी? सीरीज जनरेटर, सीरीज मोटर, शंट जनरेटर या कंपाउंड जनरेटर? सी, शंट जनरेटर। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। कुछ क्वेश्चंस इसमें से गलत भी थे, वो मैंने बता दिया कि उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए आपके। अगर आपको ये वीडियो हमारा इंफॉर्मेटिव लगा और ऐसी ही वीडियो सीरीज आपको आगे भी चाहिए, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे जो हम ऐसी वीडियोस आपके लिए रेगुलर इंटरवल पे ला पाए।